तो इससे पहले के स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक जो कंसेप्ट था उसको हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, और हम उसका जनरल टर्म निकालना भी सीख गए थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ये टी एन जो है ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये ए फर्स्ट टर्म है और ये डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले का हम लोगों ने डेरिवेशन पिछले स्लाइड में देख लिया था, और चूंकि हम अब इस फॉर्मूले को जान चुके हैं तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में है कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 7th टर्म दिया हुआ है वो है 1/9 और जो 9th टर्म दिया है वो है 1/7, तो यदि ये दोनों टर्म की वैल्यू दी हुई है तो हमें किसी तीसरे टर्म यानी कि 63rd टर्म का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 63rd के बजाय कुछ और भी हो सकता है, ये उतना मायने नहीं रखता है। बस जो इम्पोर्टेंट बात है कि वैल्यू हमको दिया हुआ है 7th टर्म का और 9th टर्म का, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी अलजेब्रा का एक पार्ट है और अलजेब्रा में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में क्लास 9 में भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पर आएगा, ए और डी में 2 इक्वेशन आएगा, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व यूनिकली। देखिए 7th टर्म है तो t7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/9 और फिर 9th टर्म का वैल्यू 1/7 दिया है, यानी t9 इज इक्वल टू 1/7। कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला लगा देना है। 7th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस 7th टर्म है तो 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/9, और इसमें 9th टर्म है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/7। ओके, अब हम लोग यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 6d और ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9a प्लस, और ये जो यहाँ 6d हुआ होगा 9 6 54d इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ हियर 7 से इसको a को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 ही हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 होता है, 8 7 जा 56d हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये जो दो इक्वेशन आया, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। a का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ a का 7 है, दोनों को सेम करने के लिए इसको हम लोग 7 से गुणा कर सकते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इसको 9 से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 9 7 जा 63a प्लस 7 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे 378d इज इक्वल टू 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और यहाँ हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ साइड सिमिलरली, तो 9 7 जा 63a प्लस 9 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जब 6 से करेंगे तो 4 5, ठीक है, इज इक्वल टू 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना, माइनस कर देना, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और 504d में 378d को माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, इसको माइनस चूंकि 504 378, इसका साइन माइनस में, इसका साइन प्लस में, तो इसलिए वैल्यू निगेटिव है। ओके, इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हो जाएगा 14 में 8 6 126d और 7 माइनस 9 हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2/126 यानी कि 1/63। ठीक है, d का वैल्यू आ चुका है, हम लोग a फाइंड आउट करेंगे, इसी में भी पुट करके, इसी से पुट करके निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। तो a प्लस 7 माइनस 1 6d हो जाएगा इज इक्वल टू 1/9, तो a प्लस 6 d का वैल्यू कितना है 1/63 है, तो 63 यहाँ हो जाएगा, वहाँ 1/9, इसको 6 और 63 है, ये 3 से डिवाइड होगा 2/21, तो a इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21, 9 और 21 का अगर एलसीएम लेंगे 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3 3 जा 9 7 जा 63, ये 9 7 बार में और 21 3 बार में,
3 2 जा 6, यानी 1/63 आपका ए भी निकल जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई 1/63, ए की जो वैल्यू है ये भी आ गई 1/63। तो अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर 63rd टर्म, यानी T63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 63 में 1 माइनस कर देंगे 62D, a की वैल्यू है 1/63, 62 टाइम्स d की वैल्यू भी है 1/63, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देंगे 63 से, डिनोमिनेटर से हमें डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 63/63 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब हमारा जो 63rd टर्म है वो 1 है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2015 एग्जाम में आया हुआ है। एपी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी यूज हो जाता है, जो कि आपको 10th के सिलेबस में है, और ये एपी जो है ये भी 10th के सिलेबस में है। तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर दो और प्रॉब्लम है। ये सीबीएसई 2005 में आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, काफी छोटे स्टेप में बनेगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है 5 9 13, ये 17 है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और ये एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा टर्म जो है वो 81 होगा। तो हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म 81 होगा, तो हमें मानना होगा कि nth टर्म जो है वो 81 है। लेकिन उसके पहले दो डाटा जो हम हर एपी में लिखते हैं वो है फर्स्ट टर्म जो कि a है, उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस तो कोई भी दो टर्म लेते हैं उसमें उसको माइनस कर देते हैं, 9 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो a और d की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें वो टर्म निकालना है जिसमें 81 होगा, जो टर्म 81 होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 81 है। ये हम लोगों ने सपोज किया है, माना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। ओके, सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू 5, d का वैल्यू 4, n का वैल्यू तो निकालना ही है कि कौन सा टर्म होगा 81, रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 है, ये 4 × 1 माइनस यहाँ -4 हो जाएगा, n × 4 यहाँ पर 4n हो जाएगा, और ये 5 है तो 5 लिख देंगे प्लस इज इक्वल टू 81। ओके, इसके बाद यहाँ पर से 5 - 4 1 होता है, उधर जाएगा तो 81 - 1 80 हो जाएगा, इधर बचेगा 4n, यानी n की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब कि जो 20th टर्म होगा यहाँ पर, जो 20th टर्म होगा इस एपी का वो 81 होगा। काफी छोटा क्वेश्चन है, इसमें इससे ज्यादा कुछ इसमें लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, फिर से यहाँ पर ये एपी दिया हुआ है, इनफाइनाइट एपी है अगेन, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मैथमेटिक्स में जैसा इंग्लिश लिखा हुआ होता है, खास करके वर्ड प्रॉब्लम में, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मैथमेटिकल लैंग्वेज भी वही हो मेरा। तो कह रहा है कौन सा टर्म एपी का, तो इस एपी का हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म क्या होने वाला है, तो मान लिया nth टर्म। तो इस एपी का कौन सा टर्म 120 अधिक है यानी ज्यादा है, यानी कि ये जो nth टर्म है ये है क्या है 120 अधिक, 120 प्लस किससे, देन इट्स 21st टर्म। मतलब कि हमने माना कि nth टर्म जो है वो है इज 120 मोर यानी 120 प्लस किससे, 21st टर्म से। सिंपल इक्वेशन बन गया। अब मान लेते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a बराबर 3, d निकालेंगे 15 में 3 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये दो डाटा है, इससे हम लोग इनिशिएट करेंगे सवाल को। ओके, तो देखिए यहाँ पर tn की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अगेन से a + n-1 इंटू टी, 120 को 120 लिखेंगे, और यहाँ पर t21 है तो यहाँ पर हो जाएगा a + n-1 यानी 21 - 1 करेंगे तो 20d। ठीक है, दोनों साइड a है, कट जाएगा, कोई डिपेंडेबिलिटी पर नहीं है इस इक्वेशन की। अब देखिए यहाँ पर n-1 इंटू डी है, यहाँ पे 20d है, तो इस +20d को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा -20,
और कॉमन आ जाएगा हमारा डी बराबर 120। डी का वैल्यू हमको पता है 12, तो हम लिख देंगे इसकी जगह पर 12। एन -1 और -20 ये ब्रैकेट डिसॉल्व हो जाएगा, तो n -1 -20 हो जाएगा आपका n -21 टाइम्स 12 बराबर 120। ये कट करके 10 बच जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10 और ये -21 उधर जाके हो जाएगा +21 यानी कि 31। यानी कि इस AP का जो 31st टर्म होगा, 31वां टर्म, वो 21st टर्म से 120 अधिक होगा। इसको आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर सही आया है। 31st टर्म इज द राइट आंसर। अभी एक दो क्वेश्चन और है जिसको कर लेने के बाद काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस चैप्टर में। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि विच, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म 81 है। इसी में क्वेश्चन आता है कि क्या इस AP का 81 एक टर्म होगा भी या नहीं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है। उसको बनाने का एक थोड़ा सा अलग अप्रोच है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक AP दिया हुआ है, इनफाइनाइट AP, और इसमें बोला जा रहा है कि क्या 51 इसका कोई टर्म होगा या नहीं। तो हमें नहीं पता है कि होगा या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि होगा। कंट्राडिक्शन से बहुत सारा चीज प्रूफ होता है, रैशनल नंबर्स में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इरेशनल को जो प्रूव करना होता है, इरेशनलिटी, उसमें भी हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। काफी जगह हम लोग कंट्राडिक्शन का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट nth टर्म यानी कि Tn be 51 इफ पॉसिबल। यदि संभव हो तो मान लिया कि nth टर्म जो है वो 51 होगा, ठीक है। अब सो nth टर्म इज इक्वल टू 51। इस AP का फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस देखिए, 8 - 5 करिएगा 11, 8 - 5 करिएगा 3 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा अपने को दिया हुआ है, यहाँ पर से पुट करेंगे इसको a + n - 1 × d इज इक्वल टू 51। बार बार वही जनरल फॉर्मूला है। AP में कुछ ही फॉर्मूले हैं, 2-4 फॉर्मूले हैं जिसका यूज से पूरा AP का सारा टाइप का क्वेश्चन बन जाता है 10th लेवल का, ठीक है। उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जनरल टर्म का, कि कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। वैल्यू पुट करेंगे a का d का, तो a की जगह हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस n - 1 × d के जगह 3 इज इक्वल टू 51। 5 है, 51 में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 46। बचा यहाँ n - 1 टाइम्स 3, n - 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 46/3, -1 उस तरफ जाएगा तो 46/3, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा। ये n बराबर 46/3 +1 आया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 + 6 हो जाएगा 49/3। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो n आया है, n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्मों की संख्या है कि कौन सा टर्म होगा। तो यदि फ्रैक्शन में आ गया, और जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जो कार्डिनल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, गिनती वाली संख्या, वो फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता है, बट यहाँ तो हमारा n फ्रैक्शन में आ गया। और 49/3 टर्म का मतलब तो कुछ होता नहीं, क्योंकि इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48 + 1। तो ये कोई अगर हम बोले 16 होल 1/3 इतना टर्म, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये कोई मीनिंग नहीं देता है, ये मीनिंगलेस बात हो जाएगा। फिर 16 होल 1/3 टर्म क्या होगा, ये मीनिंगलेस चीज हो जाएगा। क्या तो 16th होना चाहिए तो 17th होना चाहिए, ये तो इंटरमीडिएट काइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये जो हमने माना था कि n टर्म 51 होगा, कोई भी ऐसा n का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है जो कि इस बात को सेटिस्फाई करे। तो हम यही कंक्लूजन लिखेंगे दैट 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। दिए हुए AP का 51 कोई टर्म नहीं है। तो हमको लगता है कि इतना सारा क्वेश्चन अगर आप लोग बना लीजिएगा तो काफी ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग सम ऑफ AP से पहले एक दो टॉपिक और है जो कि हमें कवर करना है। एक है कि अगर लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म से कैसे हम लोग
टर्म्स को निकाल लें, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये सब जो भी क्वेश्चन है, ये सब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेन ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे उसको डिस्कस, ठीक है। एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, ठीक है। तो सिमिलरली आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपसे होगा। ओके, सो थैंक यू।